लर्न इज टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, और सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है। फिर हम कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स के बारे में देखेंगे कि ये टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं और कौन से आपको यूज़ करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स कैसे निकालते हैं। फिर हम मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड्स की बेसिक क्या है, अप ट्रेंड कैसा होता है, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज रेंज, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बिल्कुल बुनियादी बातें, अगेन दीज आर फॉर दोज पीपल जिनको ओवरऑल बेसिक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। खैर एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन टाइप्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर। अब प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये बात बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि द वे वी मेक मनी इन द फॉरेक्स मार्केट, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको किसी तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट की किसी भी अंडरलाइंग पेयर की, गोल्ड की या कोई भी जो स्पेसिफिक करेंसी पेयर है जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी प्राइसेस अगर हमें आइडिया हो जाए कि बढ़ने वाली हैं, तो हम उसको बाय कर लेते हैं एट लोअर प्राइसेस एंड देन सेल एट हायर प्राइसेस। और अगर आपको पता लग जाए कि ये प्राइसेस ड्रॉप होने वाली हैं यहाँ से, तो आप एक सेल की ट्रेड ओपन करते हैं, सेल एट द हायर प्राइसेस एंड बाय बैक एट लोअर प्राइसेस। तो ये एक असूल है बुनियादी। नाउ क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइसेस ऊपर जाने वाली है या प्राइसेस डाउन साइड के ऊपर आने वाली है। अब इस बात का अंदाजा लगाने के लिए हम मुख्तलिफ तरह का एनालिसिस करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और यही हमारा एज अ फॉरेक्स ट्रेडर मेन काम होता है कि एनालिसिस करने के साथ साथ इस बात का अंदाजा लगाया जाए उस एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर कि मार्केट आया के आने वाले कुछ घंटों में, मिनट्स में या दिनों में ऊपर वाली साइड पे जाने वाली है या डाउन साइड के ऊपर आने वाली। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट एनालिसिस की टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस सेकंड टाइप है, एंड देन थर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब बारी बारी इन सबको इनकी ना बुनियादें हम पढ़ते हैं, डेफिनेशंस कि ये है कौन कौन से टाइप्स, किस तरह से हम एनालिसिस या तज्जिया करते हैं इन तमाम टेक्निक्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद इस ट्रुथ के ऊपर है कि मार्केट में जो पैटर्न्स है वो अपने आप को रिपीट करते हैं। देखें, जो भी आपको चार्ट नजर आता है, ठीक है, आप मार्केट के अंदर जब जैसे MT4 ओपन करते हैं तो आपको उसके अंदर कैंडल स्टिक्स नजर आ रही हैं, कैंडल। अब वो उन कैंडल्स का बेसिकली डिफरेंट तरह के कैंडल स्टिक्स ने पैटर्न्स बनाए हुए हैं जो आपको उस चार्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब ये जो कुछ भी आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रहा होता है, ये सारा का सारा बेसिकली क्या होता है, रिजल्ट होता है किस चीज का, लोगों के बाइंग एंड सेलिंग का। कि मुख्तलिफ तरह के लोग इस मार्केट में आते हैं, वो बाय और सेल करते हैं। बाय और सेल करने का जो रिजल्ट होता है उनके ट्रेड्स का, ये आपको कैंडलस्टिक्स की फॉर्म में, प्राइस एक्शन की फॉर्म में नजर आता है। अब इसमें स्मार्ट मनी भी शामिल है और एक आम रिटेलर्स भी शामिल है। इन सब की बाय और सेल एक्टिविटी का रिजल्ट आपको कैंडलस्टिक के फॉर्म में नजर आता है। अब देखें, जो स्मार्ट मनी या रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है, जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स है वो बेस्ड ऑन इमोशंस, अपने जज्बात में आके, बेस्ड ऑन फियर, खौफ में मुब्तला होके, बेस्ड ऑन ग्रीड, लालच में आके, ठीक है, या बाज़ औक़ात फोमो की वजह से। इन तमाम चीज़ों की वजह से वो ट्रेड ले रहे होते हैं। और स्मार्ट मनी किस तरह से ट्रेड ले रही होती है, वो रिसर्च बेस्ड ट्रेड ले रही होती है विद रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अब देखें, ये जो चीज़ें हैं इमोशंस इंसान के, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हमेशा से इंसानों के अंदर ऐसे ही रही हैं। इंसान का जो इमोशनल सेल्फ है, वो आज से 100 साल पहले भी उसी तरीके से था, लोगों में उसी तरह से जज्बात थे, लालच था, कह लो कि
खौफ था, ये इस बात का खौफ था कि कहीं मेरी ट्रेड रह ना जाए, या इस बात का लालच था कि प्रॉफिट में है तो और चली जाए प्रॉफिट में, या जो कुछ भी थे, इंसान के जो इमोशंस होते हैं ना वो हमेशा से सेम ही रहे, 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी, और आज भी इंसान उसी तरीके से सोचता है। और स्मार्ट मनी के काम करने का तरीकाकार भी सेम ही रहा है। इसका मतलब है कि ये चीजें अगर सेम है, शुरू से सेम है, इंसान क्योंकि सेम है, अब वो अपना बिहेवियर भी सेम रखे हुए है, स्मार्ट मनी भी सेम तरीके से काम कर रहा है, तो इनका जो बाइंग और सेलिंग होगी वो भी सेम ही होगी। ठीक है, हमेशा से जो रिटेलर होगा वो उन्हीं जज्बात में आके हर दफा ट्रेड फंसा लेगा वही चीज़ों के, और स्मार्ट मनी वो उन्हीं रिसर्चेस की बना के ऊपर बाय और सेल करेगी। इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ें सब हमेशा से सेम रहेंगी तो उनकी बाइंग और सेलिंग भी हमेशा सबकी लोगों की एक जैसी होगी, वैसी की वैसी, यानी रिपीट हो गया। लोग अपने जज्बात, अपने इमोशंस, स्मार्ट मनी अपना करने का तरीका कार वो रिपीट करेगी। अब उनकी जब बाइंग और सेलिंग सेम होगी तो उसका रिजल्ट भी सेम होगा, और वो रिजल्ट आपको चार्ट के ऊपर नजर आता है। यानी चार्ट के ऊपर मेटा ट्रेडर 4 में ये जो कैंडलस्टिक बन रही हैं, ये मुख्तलिफ इसके अंदर पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स अपने आप को रिपीट करते हैं। और वो रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान के जज्बात, उसके जो बिहेवियर्स हैं वो हमेशा से सेम रहे हैं। अगर वो सेम रहे हैं तो उसके वजह से जो बनने वाले पैटर्न है वो भी हर दफा से सेम रहे। तो जब कोई एक खास तरह के या पैटर्न मार्केट में बनता है और हम देखते हैं कि अच्छा, मार्केट में लेट्स से कि एक मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो हमने 10 में से 9 दफ़ा देखा कि मार्केट दोबारा जब उस एरिया पे आई, या 8 दफ़ा देखा, तो प्राइसेस अपसाइड के ऊपर बाउंस करती है, अपसाइड के ऊपर मूव करती है। अब ये एक पैटर्न है, इसको हमने एक दफ़ा ऑब्जर्व किया, फिर हमने चार्ट खोल के पिछले 50 साल के डेटा के ऊपर देखा, हमें पता चला कि यार ये हर 10 में से 7, 6, 7 मरतबा ये ऐसे ही हुआ है कि मार्केट ने एक सब रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जब वापस आई तो वो सपोर्ट बन गई और प्राइस अपसाइड के ऊपर जाने लग पड़ी। अब ये एक पैटर्न आपको नजर आ गया। अब ये ज्यादा 6, 7 मरतबा क्यों नजर आता है सेम पैटर्न ही? क्योंकि ये जो पहली दफा जब पैटर्न बना था, जो जज्बात इंसानों के इसके पीछे उस वक्त थे, वो इंसान का जो इमोशनल सेल्फ है वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो बाद में भी जब भी ये पैटर्न बनेगा तो इसको वर्क करने की, उसी फॉर्म मूव डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपोजिट साइड के ऊपर जाने की। तो ये पैटर्न्स बेसिकली अपने आप को रिपीट करते हैं। ये एक पैटर्न मैंने बताया, इस तरह के मुख्तलिफ ढेर सारे पैटर्न्स होते हैं, चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को स्टैटिस्टिकली देखते हैं, या आप कह लो शुमारियाती तौर पे देखते हैं कि ये पैटर्न कितनी दफ़ा आया हिस्ट्री में और कितनी दफ़ा मार्केट ने उसके मुताबिक एक्ट किया। और फिर हम कुछ ऐसे मखसूस पैटर्न निकालते हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा दफ़ा आए हैं और उनकी एक्यूरेसी हर दफ़ा ऑलमोस्ट मार्केट में उनके बाद वही काम हुआ है। तो ये जो पैटर्न अपने आप को रिपीट करते हैं मार्केट में बार 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 बार, इन पैटर्न्स की बना के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं कि अच्छा, अब ये वाला पैटर्न आया है तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है, प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, नीचे आ सकती हैं। उसकी वजह क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये पैटर्न बना है बाय और सेलिंग के नतीजे में, और बाइंग और सेलिंग इंसान जो रिटेल ट्रेडर है वो हमेशा इमोशंस में आके करता है, और जो स्मार्ट मनी है वो रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करेगी। और हर दफा ऐसे ही होगा कि इंसानों के अंदर वही जज्बात हमेशा से आ जाएंगे, जिस तो हम उस चीज का फायदा उठाते हैं कि इंसान अगर वही जज्बात रहेगा तो उसके वजह से पैटर्न जो बनेंगे उसका रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। तो हम वो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हो, तो और फिर हम उन पैटर्न्स में से किसी पैटर्न का बनने का वेट करते हैं मार्केट में। जब पैटर्न बनता है तो हम उसकी बेस पर ट्रेड लेते हैं। तो ये टेक्निक जिसमें आप मुख्तलिफ रिपीटेटिव पैटर्न्स ढूंढते हैं मार्केट में, और उनकी बेस के ऊपर ये डिसीजन लेते हैं कि पास्ट में ये जो पैटर्न है इसकी 6, 7 दफ़ा जब आया तो 6, 7 दफ़ा ये काम किया है, तो अब जब फ्यूचर में भी आएगा तो क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, मार्केट में पैटर्न्स अपने आप को रिपीट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा है, हमने इसको बैक टेस्ट करके चेक किया है, उस बेस पे फिर आप एक डिसीजन लेते हैं कि अब भी आने वाले दिनों में भी चांसेस ये हैं कि ये उसी तरह से रिपीट होता रहेगा जैसे पहले होता रहा। तो इसके चांसेस विनिंग के 6 से 7 बार है 10 में से। तो ये जो ये टाइप ऑफ एनालिसिस है जिसके अंदर आप इन पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं बड़ी डिटेल से, इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है।
अब ये सारा का सारा कोर्स, इसका जो 95% हिस्सा है, ऑलमोस्ट 90% हिस्सा, वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही है। हम यही पैटर्न देखेंगे जो मार्केट में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे टेक्निकल एनालिसिस है। ये टेक्निकल एनालिसिस समझ लें कि जस्ट सिंपल एज दैट कि वी लुक एट प्राइस एक्शन, और हम उस प्राइस एक्शन में ऐसी बिहेवियर नोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही बिहेवियर आ रहे हैं। और उन बिहेवियर्स के बाद जो मूव आती है मार्केट में, वो हमेशा से सेम, हर दफा सेम आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम उन बिहेवियर्स को, उन पैटर्न्स को, उन चीज़ों को बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं, और फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब जब वो मार्केट में आएंगे पैटर्न, तो सेम मूव होगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर पैटर्न जो है ना अपने आप को रिपीट करते हैं। यूनिवर्स की हार्मनी है बेसिकली, मैथमेटिकल जो पैटर्न है, जो चीज़ें हैं सारी की सारी पूरे यूनिवर्स में। जैसे कि आपने एक सीक्वेंस के बारे में सुना होगा, फिबोनाची। या फिबोनाची के बारे में, I'm श्योर आप सबने सुना होगा। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है, जिसमें आप दो नंबर्स को लेके ऐड कर देते हैं। जैसे 0 और 1 पहले दो डिजिट्स हैं, आप इनको ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 और 1 को ऐड किया, 3 आ गया। 3 और 2 को ऐड किया, 5। 5 एंड 3 8 आ गया। 8 एंड 5 13 आ गया। 13 एंड 8 21 आ गया। और ये इस तरीके से ये चलता जाएगा, चलते जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस है ये वाला, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अब हमें पूरे यूनिवर्स में और मार्केट्स के अंदर भी आपने देखा होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, लेवल्स, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कर रहे होते हैं टारगेट निकालने के लिए, एंट्री एरियाज निकालने के लिए, सारे के सारी चीजें निकालने के लिए। तो अब ये क्या है? कहने को तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की एक सीरीज है, मैथ है, लेकिन ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है। आप जितने भी नेचुरल चीजें देखेंगे, आपको ये सीक्वेंस उसमें नजर आएगा। आप अपने हाथों को देखें, उसमें कितनी है फिंगर्स? आपके पास 5 हैं। ठीक है। वी हैव 2 आइज, 2 ईयर्स। ठीक है। और इसके अलावा आप अपने अगर बॉडी के अंदर अपने, लेट्स से ये अगर आपकी बॉडी है, तो आप उसमें अपने हाथ की लेंथ को डिवाइड कर दें पूरी बॉडी की लेंथ के ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा वो इसी सीक्वेंस में से आएगा। यानी ये नंबर इस तरह से रिपीट कर रहा है। फ्लावर्स को देखोगे तो यहाँ तो उनके जो पेटल्स होते हैं 5 होते हैं या 8 होते हैं, इनके दरमियान नहीं होते। अब ये सीक्वेंस है, ये पूरे यूनिवर्स में ना रिपीट होता जा रहा है। हम इस सीक्वेंस को रिपीट होता पूरे यूनिवर्स में देख रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो रिपीट इटसेल्फ है, यूनिवर्स रिपीट इटसेल्फ है। जो यूनिवर्स में रैंडमनेस है ना, वो कहीं ना कहीं जाके हमें एक ऐसा बिहेवियर दिखाती है कि रैंडम चीज़ें हैं, लेकिन उस उनके अंदर भी हार्मनी है, उनमें भी चीज़ें एक जैसे रिपीट होती आ रही हैं। ठीक है। तो इन्हीं नंबर्स को हम यूज़ करके फिर टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं, फिबोनाची एक्सपेंशन करते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स इन्हीं नंबर्स की बेस पे निकाले जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की जब भी आपने तारीफ करनी है या समझने की कोशिश करना है, तो आपने यही बात कहनी है कि टेक्निकल एनालिसिस वो पैटर्न्स हैं जो मार्केट में अपने आप को रिपीट करते हैं, और हम उनके उस रिपीटेटिव बिहेवियर को देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 10 में से कितनी दफ़ा ये ठीक है। और उसकी बेस पे हम ट्राई करते हैं। अगर तो कोई पैटर्न 10 में से 2 दफ़ा चल रहा है, तो हम कहते हैं कि यार इसको अच्छा यही है कि हम इसको रहने ही दें। ठीक है। अगर ऑन दी अदर हैंड उसकी एक्यूरेसी है कि 10 में से 7 8 दफ़ा चलता है, तो वी कैन से कि चलो ये बेहतर है, हम इस पैटर्न के ऊपर काम करें। ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस के बाद दूसरे टाइप का एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस की मैं एग्जांपल समझाने के लिए आपको जो है ना एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से देयर आर 2 पीसेस ऑफ लैंड, इक्वल साइज है, इक्वल लेंथ है दोनों की। ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट के लेट्स से ये दोनों है। 1000 स्क्वायर फीट का ये भी है पीस ऑफ लैंड, एंड 1000 स्क्वायर फीट ये है। ठीक है। अब इसमें से ये जो पहला पीस ऑफ लैंड है,
इसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके इसके करीब एक कह लो कमर्शियल प्लाजा बन जाता है, इसके करीब स्कूल्स अवेलेबल है, इंटरनेट, शॉपिंग की फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है, बिजली गैस पानी हर चीज़ें अवेलेबल है, और चीज़ें इसके इर्द गिर्द बन रही, पार्क बन रहा है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं बनती हुई। ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो पीस ऑफ लैंड है ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही पड़ा है, इसका कोई चेंजेस नहीं आई। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो पहला पीस ऑफ लैंड है इसकी जो डिमांड है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और इसकी प्राइसेस भी अपसाइड पे जाना शुरू कर देगी। हालांकि साइज में ये दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट था, इसके वो फैक्टर्स जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थे वो इसकी वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं। तो हम करेंसी को देखे बगैर जिस कंट्री की करेंसी है उसके हालात को देख के हम बाद का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि इसकी करेंसी की वैल्यू अपसाइड पे जाने वाली है या डाउन साइड के ऊपर जाने वाली है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी कंट्री के अंदर आप महंगाई को देख के, आप वहाँ पे बेरोजगारी को देख के, आप वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उनका जीडीपी का डेटा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे कैसा है, ट्रेड बैलेंस, इन तमाम चीज़ों को आप देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा यार इस मुल्क के हालात हमें कैसे लग रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसकी करेंसी अप साइड पे जा सकती है या डाउन साइड के ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसमें चार्ट पे कोई चीज़ नहीं होती, हम देख रहे हैं, हम उसके एक्चुअल हालात के बारे में कंट्री के देख रहे हैं कि यूएस के अंदर अब मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई है या कोई नेचुरल फ्लड वगैरह आ गया है, या आपको नजर आ रहा है कि यूएस के अंदर जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, या इन्फ्लेशन जो कुछ भी हो रहा है, ये तमाम फैक्टर्स में इकोनॉमिक है, जैसे जैसे तब्दीली आ रही है उस बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से कि इनकी जो करेंसी है वो ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो फंडामेंटल एनालिसिस वो टाइप ऑफ एनालिसिस है जिसमें आप उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन मुख्तलिफ फैक्टर्स। अब उन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर आ जाते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या क्या शामिल होता है, उनका जीडीपी का डेटा। ठीक है, जीडीपी के बाद आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कितनी चल रही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आप देखते हो इंटरेस्ट रेट के बाद वहाँ पे महंगाई कितनी, इन्फ्लेशन कितनी। अब ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है आपके। उसके बाद जियो पोलिटिकल इवेंट्स क्या चल रहे हैं, यानी इस कंट्री की किसी और कंट्री के साथ जंग तो नहीं चल रही। ठीक है, जियो पोलिटिकल चीज़ें, और एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसीज। ठीक है, और बड़े बड़े बाकी फैक्टर्स जैसे वार तो नहीं किस कंट्री के साथ हुई पड़ी, पॉलिटिकल स्टेबल ही है चीज़ें, और बहुत सारी ओवरऑल जैसे कोरोना वायरस वगैरह की कोई डिजीज तो नहीं आ गई। तो इन चीज़ों को हम फैक्टर इन करके देखते हैं, इस अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस क्या ऊपर जाने वाली हैं या डाउन साइड के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है तीसरे टाइप का एनालिसिस जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस से मुराद लोगों के सेंटिमेंट्स या जज्बात को देख के ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना कि मार्केट क्या करने वाली है, लोगों के क्या जज्बात है, सेंटिमेंट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, और आप उस बेस पे अंदाजा लगा सकते हैं बड़े अच्छे से कि आया के प्राइसेस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली। अब ये कैसे काम करता है, अब देखें, आपको इस बात का तो पता है कि इस मार्केट में 90% जो लोग हैं दे लूज 90% ऑफ देयर मनी इन द फर्स्ट 90 days ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट। कि जो भी इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर आता है वो अपने 90% अकाउंट को उड़ा देता है पहले 90 डेज के अंदर ही। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसका इस स्टेटिस्टिक का मतलब है कि इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर 90% ऑफ द टाइम गलत होगा। अगर आपको किसी तरीके से पता लग जाए कि 90% रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है। क्योंकि हमने बात की कि जो मेजोरिटी है 90% है, वो क्या करते हैं, वो लूजर्स हैं इस मार्केट में, रिटेलर्स।
अगर वो बाय कर रहे हैं तो मार्केट ने सेल में ही जाना है, और अगर वो सेल कर रहे हैं तो मार्केट ने बाय में चले जाना है। क्योंकि ये हमेशा मार्केट के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं, इनके डिसीजन गलत ही होते हैं। इनका सोचने का तरीका, अंदाज, ये तमाम के तमाम गलत होता है। तो अगर कोई ऐसा टूल हमें आइडिया हो जाए, जैसे आप यूरो यूएसडी को चेक करें और जिसके चार्ट को देखते ही आपको पता लग जाए कि 90% रिटेल ट्रेडर, ये जो आम बंदे हैं, ये इसको बाय करके बैठे हैं 90%। तो आपको पता लग जाएगा कि यार 90% अगर बाय करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि इसने सेल जाना। क्योंकि ये मार्केट चलती है, आम 90% हमेशा गलत होते हैं, मेजोरिटी गलत है। तो अगर मेजोरिटी गलत है और 90% बाय करके बैठे हैं और ये मेजोरिटी है, तो ये तो फिर अब नीचे जाने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से जब आप अंदाजा लगा लेते हैं एक रिटेल क्राउड, रिटेलर्स क्या सेंटिमेंट को देखने के बाद कि रिटेलर क्या कर रहे हैं, आप उससे अंदाजा एक बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं कि क्या मार्केट क्या करने वाली है आगे। ठीक है। अब ये कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं सेंटिमेंट्स के बारे में, वो हम देखते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जिनमें से सबसे एक वन ऑफ द यूजफुल वेबसाइट है ये वाली। मैं शेयर करता हूँ ये स्क्रीन। हाँ, ये इधर आ जाए, आपको नजर आ रहा होगा। अब ये वेबसाइट है myfxbook.com। आप इसने वेबसाइट में जाना है, यहाँ से कम्युनिटी में जाएं, और ये बिल्कुल यहाँ पे थर्ड लास्ट पे सेंटिमेंट्स, आपने इसको ओपन कर लेना। ठीक है। अब ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये अब आपको एक अंदाजा लगा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्केट, कौन सा पेयर में क्या क्या कुछ चल रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ये कैट जेपीवाई। अब जब मैंने कैट जेपीवाई ओपन किया, इसने मुझे बताया कैट जेपीवाई के अंदर भाईजान इस वक्त ये, अच्छा ये मैं इसको बंद करूं। हाँ, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, और लॉन्ग का मतलब होता है बाय। अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कैट जेपीवाई में 89% लोग सेल करके बैठे हैं और सिर्फ 11% बाय करके बैठे हैं। आप मुझे, अब आप लोग बताएं, चार्ट को देखे बगैर, कि ये किधर जा रहा होगा। कैट जेपीवाई ऊपर जा रहा होगा या नीचे की साइड पे जा रहा है। ऑलमोस्ट 90% लोग सेल करके बैठे हैं आपके सामने, 89% शॉर्ट यानी सेल करके बैठे हैं, और सिर्फ 11% लोग हैं वो बाय करके बैठे हैं। अब आप मुझे बताएं कि मेजोरिटी की तरफ जाएगा या जिस साइड पे कम लोग हैं उधर को जाएगा। हाँ, ये हमेशा अपने अब इसको, अब आपने इसको समझने की कोशिश करना है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको ये बात समझाई कि जो मेजोरिटी है ना, वो इस मार्केट में लूजर्स हैं। यानी वो मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर की इस मार्केट में लूजर्स हैं 90%। ठीक है। अब ये अगर लूजर्स हैं, यानी जो 90% या मेजोरिटी सोचे कि मार्केट ने उधर को नहीं जाना, उसके अगेंस्ट जाना है उस डेटा के। अब ये आपको बता रहा है कि कैट जेपीवाई में इस वक्त 90% के अराउंड, 89% के अराउंड लोग सेल करके बैठे हैं। और आपको पता है कि मेजोरिटी लोग क्या होते हैं, लूजर्स, वो लॉस करते हैं इस मार्केट में। तो अब आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाए कि अच्छा 90% के अराउंड 89% ऑलमोस्ट लोग सेल करके बैठे हैं, तो और कम लोग, सिर्फ 11% लोग बाय करके बैठे हैं। तो अब कैट जेपीवाई ऊपर वाली साइड के ऊपर जाने वाला है, और जा रहा होगा अप साइड के ऊपर। बात मेरी समझ आई है या नहीं, यस और नो करके मुझे बताएं। बाकी हर चीज को भूल जाए, ये जो बात पॉइंट मैंने बताया है उसको मुझसे पूछें। 25 लोग बैठे हैं, आप सबका मुझे रिप्लाई चाहिए। जिनको नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूँ, डजेंट मैटर।
ठीक है, जिनके नहीं समझ आई उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक फैक्ट है जो कि हमें मालूम है कि लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लूजर्स, यानी वो हमेशा रोंग होते हैं। अगर वो रोंग होते हैं और आपको पता लग जाए कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, मेजोरिटी क्या कर रही है, तो आपने क्या सोचना है, यू विल थिंक उनके अगेंस्ट हमेशा, क्योंकि मार्केट उनके अगेंस्ट ही चलती है 90% लोगों के। अब इस डेटा ने हमें बताया, इस टूल ने, कि कैट जेपीवाई के पेयर में इस वक्त रिटेल ट्रेडर, ये रिटेल ट्रेडर की बात हो रही है, रिटेल ट्रेडर ऑलमोस्ट 89% क्या है, शॉर्ट है या सेल है, सेल कर रहा है। और ये मेजोरिटी, और आपको ये भी पता है मेजोरिटी रोंग होते हैं। तो आप क्या सोचेंगे इसके अगेंस्ट, यानी मार्केट अगर ये 90% के करीब लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। अब क्लियर है जिनको नहीं क्लियर समझ में था? अब वो मुझे बता दें, जिनको नहीं आइडिया समझ में आई थी पॉइंट, वो मुझे बता दें क्लियर हो गया या अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, यानी क्लियर है। अब इसको हम जाके चेक करते हैं चार्ट के ऊपर। हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और हम एक कैट जेपीवाई का चार्ट ओपन करते हैं। कैट जेपीवाई, ये देख, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये। अब ये देख, कैट जेपीवाई आपको किस साइड के ऊपर नजर आता, जाता नजर आ रहा है? बताएं ना, सब बताएं, आपको ये किधर को ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है या नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है? ये बात, ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग इधर, अगर ज्यादातर लोग सेल करके बैठे हैं तो इसको, ये आपके पास ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा वो पेयर। अब कोई और पेयर खोल कर देखते हैं यहाँ से, ठीक है, अब जैसे ये है। अब हमें नहीं पता, अब हमने इसका चार्ट नहीं खोला, सिर्फ मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ, आप इसको देखें। इस डेटा के मुताबिक 8% लोग सेल करके बैठे हैं, 92% लोग बाय करके बैठे हैं। ये किधर जा रहा होगा, ऊपर या नीचे? अब आप मुझे बताएं। 92% लोग बाय करके बैठे हैं, किधर जा रहा होगा? अभी हमने चार्ट नहीं देखा। जबरदस्त। अब जाके देखते हैं इसका चार्ट, मैं यूरो जीबीपी ओपन करता हूँ। यूरो जीबीपी, ये रहा जी। आपको नजर आ रहा है? इसको थोड़ा मजीद बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। सेल, देख रहे हैं कब से सेल हो रहा है? ये एक अरसे से सेल हो रहा है। क्यों? आम लोग हट ही नहीं रहे बाय करने से। स्मार्ट मनी इसको नीचे, नीचे, नीचे। ये पहला लेसन है जो आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, हम जब डिटेल में तो अभी जाएंगे, ये बिल्कुल बुनियादी बात आज हमने सीखी है कि इस तरीके से स्मार्ट मनी चल रही है। रिटेल ट्रेडर हमेशा गलत है, 90% ऑफ द टाइम रिटेल ट्रेडर गलत होगा। स्मार्ट मनी, अगर रिटेलर बाय में बैठा है तो स्मार्ट मनी सेल लेके जाएगी। ये आपके सामने मैंने बताया। और भी पेयर खोल कर देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक, ये यूरो एनजेडी है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है,
89% लोग बाय कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए किधर जा रहा होगा। 11% लोग सेल कर रहे हैं। सेल में जा रहा होगा, ओपन करके देख लें चार्ट। यूरो एनजेटी, तो ये सेल में जा रहा है आपके सामने। ठीक। तो बेसिकली सिंपल ये होता है जी, इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। कि आपने जज्बात आम रिटेलर के देखे क्या कर रहे हैं, आम रिटेल ट्रेडर्स इसके अंदर किस साइड को हैं, आपने उनके सेंटिमेंट देखे हैं कि रिटेलर अगर 90% या मेजोरिटी, अब मेजोरिटी कैसे देखेंगे, 70 और 30 की रेंज में। यानी अगर 70 से ज्यादा एक साइड पे हैं और ऑलमोस्ट 30 और या से कम बाकी दूसरी साइड पे हैं। ठीक है। तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर 70% या इससे ज्यादा आपको वाम नजर आ जाए बाय में है, तो तब आप कह सकते हैं कि मार्केट अब सेल साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है जाने के लिए। ठीक है, 70-30 हमें मिनिमम चाहिए होता है। इसके लिए 90 है वो तो ठीक है, 70 से ज्यादा ही होने चाहिए एक साइड पे। इससे आपको एक हैवी मेजोरिटी रिटेलर की समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जाके खोलो यहाँ पे चेक करो इस वेबसाइट पे और सेल लगा दो ओपन करके, चार्ट पे और सेल लगा दो। नहीं, ये नहीं हम बात कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि इससे आपको एक डायरेक्शनल एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि अच्छा, अब मेजोरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि इसने आहिस्ता आहिस्ता सेल होना है। तो आपको सेल की पॉसिबिलिटी, सेल की अपॉर्चुनिटीज, सेल के सेटअप तलाश करने हैं। वो कौन से सेटअप है वो हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, कि कब बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, सारा कुछ। लेकिन जस्ट फॉर नाउ बिल्कुल ये बुनियादी बात है, बेसिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी हमने ना स्ट्रक्चर की बात की ना किसी और चीज की बात की। ये हम बिल्कुल एबीसी पढ़ रहे हैं अभी इस मार्केट की। उसमें हमने बात किया कि जो सेंटिमेंट्स होते हैं आप उनको यूज करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो इसका ट्रेंड है वो किस साइड को कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा हैं। और वो आप देखते हो कि रिटेलर किस तरह का बैठा हुआ है। अगर तो रिटेलर आपके पास एक ही साइड पे होकर 90% वो बाय में बैठे हैं, तो मार्केट ने आने वाले दिनों में भी सेल ही होना है। ठीक है। और अगर रिटेलर सारे के सारे सेल करके बैठे हैं 90%, 80%, 70% या इससे ऊपर, तो अब फिर मार्केट बाय होगी, उनके अगेंस्ट चलेगी। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हमने क्या चीज पढ़ी, टेक्निकल में हमने कहा कि पैटर्न्स रिपीट होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने क्या आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में उस कंट्री के हालात क्या चल रहे हैं। और सेंटिमेंट एनालिसिस में हमने देखा कि लोगों के क्या जज्बात हैं, लोग क्या कर रहे हैं। आप उनके जज्बात को देख के, ठीक है, आप ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आया कि मार्केट अपसाइड पे जाने वाली है या डाउन साइड के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक आपको मतलब मैं सेंड कर देता हूँ आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब जो हम टेक्निक सीखेंगे बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की, हम हमेशा होंगे इस साइड के अंदर। ठीक है, हम रिटेलर वाली साइड के ऊपर बैठेंगे नहीं। वी विल ऑलवेज बी लुकिंग ऑन द डायरेक्शन जिसमें स्मार्ट मनी है। आपको सेंटिमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आकर जाकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिटेलर क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं। हम चार्ट ही ऐसा रीड करना सीखेंगे जिससे हमें आइडिया हो कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं, वो किस डायरेक्शन में है। तो आप बेशक इसको आकर चेक करें ना करें, लेकिन यू विल बी ऑन इस साइड पे जहाँ पे कम लोग बैठे हों। ठीक है। वेल एनीवेज, ये आपके पास था जी। अब जैसे कि ये जीबीपी कैट, अब आप इसको देखें, 96% लोग करके बैठे हुए हैं सेल, और 4% लोग बाय करके बैठे हैं। मार्केट किधर जा रही होगी आप जरा बताएं। बाय की तरफ ओपन करके देख लेते हैं। ये आ गया जी।
ये आपके सामने है। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस डेटा इस तरह क्विकली। और अब आपको अंदाजा हो गया कि बाय की तरफ जा रही है। अब आप इसमें बाय की ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं कि हम बाय इसको कहाँ से करें, किधर आए तो बाय करें। ठीक है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। खैर ये होता है जी सेंटिमेंट एनालिसिस, कि इस तरह से आप डेटा को, सेंटिमेंट्स को, लोगों के जज्बात को देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 90% लोग जो हैं, यहाँ पे 96% लोग ये सेल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। कि ये पागल है, इनको समझ नहीं आ रही। सेल करे जा रहे हैं, और ये हमेशा से आने पिछले आप 100 साल का डेटा उठा के देखें, 50 साल का डेटा उठा के देखें, रिटेलर का यही हाल रहा है। हमेशा से 90% रिटेलर नेगेटिव ही चला है। जिधर को उन्होंने देखा है मार्केट उसके मार्केट उनके अगेंस्ट चली है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर की जनरल साइकोलॉजी है यहां से, कि मार्केट इतना ऊपर चले गया, अब तो ये गिरेगा ही गिरेगा, इससे ऊपर कहाँ पे जा, मार्केट और ऊपर चले जाती है, वो फिर से सेल करते हैं। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ऊपर चले जाएगी मार्केट, लेकिन वो फिर ऊपर से फिर से सेलिंग देखेंगे, सेलिंग देखेंगे, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, हर जगह से वो सेलिंग की तलाश करेंगे। लेकिन मार्केट हर दफा ऊपर चलती जाएगी और एंड पे उनका अकाउंट वॉश। तो रिटेलर का ये बेसिकली कह लो कि एक बुनियादी तौर पे उसके जेहन में ये बैठ जाता है कि मार्केट इतना ऊपर चले गई है, और कितना का जाएगी। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड ऊपर ट्रेंड जा ही जा रहा था, इतना ऊपर चले गया, तो वो बेचारे रोज आके सेल करते थे, रोज सेल करते थे, रोज रोज लॉस करवाते थे। ठीक है, वो क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, और इस यही मेन वजह है लोगों के मार्केट में नुकसान उठाने की, कि वो अपने इस साइकोलॉजी से ना वो जान नहीं छुड़वा पाते। तो नहीं तो स्मार्ट मनी तो फिर वो यूज करती है इसको। लेकिन आप बीइंग अ स्मार्ट मनी ट्रेडर, बीइंग अ स्ट्रक्चर ट्रेडर, ये पहली चीज हम लर्न करेंगे कि इसकी डायरेक्शन में ही कैसे चलना है। ये इसके अगेंस्ट नहीं हमने चलना, हमने आखिरी दम तक ये जो चल रही है डायरेक्शन, हमने इसको फॉलो करने की कोशिश करना है, कि हम इनको ज्वाइन कैसे कर सके। ये नहीं कि ऊपर चले गए अब तो नीचे जाएगा, हम कहेंगे कि ऊपर जाया चले गए अब थोड़ा सा नीचे है, हम इसको बाय करें। हम ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर गई है, अब थोड़ा सा नीचे है, हम इसको बाय करें। थोड़ा सा नीचे है, हम कहीं से इसको बाय की तलाश करें। थोड़ा सा नीचे है, इसको कहीं से बाय करें। जो भी एरियाज होंगे, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर, इन चीज़ों को सारों को हम यूज करके कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे जब जब ये थोड़ा नीचे आए अप ट्रेंड के अंदर, हम इनको इन एरियाज में बाइंग देखें, ना कि यहाँ से सेल की कोशिश करें। और अपनी पोजीशन को स्टैक करते रहें, हर रिट्रेसमेंट पे बाय करें, हर एक पे बाय करें, जब तक ट्रेंड चलता रहा बाय बाय करके इसकी हालत बदल दें। ठीक है, लेकिन वो हम ऑफ कोर्स साथ साथ सीखेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें स्लोली, इट विल टेक टाइम। बट जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो था कि व्हाट इज एक्चुअली सेंटिमेंट एनालिसिस। तो आपको समझ आ गया होगा सेंटिमेंट एनालिसिस का बुनियादी जो है ना, क्या मकसद है और कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू स्लाइड्स। अब सेंटिमेंट एनालिसिस के बाद हम अब बात करते हैं। अब आपको तीन तरह के एनालिसिस समझ में आ गए। सेंटिमेंट एनालिसिस तो बहुत शॉर्ट सा है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। फिर बाकी अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारी बड़ी तफसील से बात होगी, और लास्ट के ऊपर हम फिर फंडामेंटल्स भी सीखेंगे। तो हम तीनों तरह का एनालिसिस सीखेंगे, ताकि आप हर तरीके से मार्केट में नेक्स्ट आने वाली मूवमेंट को जज करने के काबिल हो जाएं, प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाएं। अब सबसे बुनियादी चीज, अब टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करते हैं जब, अब टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमने तीन तरह के एनालिसिस पढ़े हैं, सेंटिमेंट का आपको बताया, टेक्निकल का और फंडामेंटल का, ये क्या होते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो गया। अब जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले कैंडलस्टिक्स की बात की जाती है। अब कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक्स बेसिकली जापान के लोगों ने चार्ट को रीड करने का, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है उसको चार्ट के ऊपर शो करवाने के लिए ग्राफ की फॉर्म में एक तरीकाकार निकाला है, जिसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक्स। अब ये करते क्या है कि एक मखसूस टाइम में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है उसको चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मार्केट ओपन होती है किसी दिन,
दिन के आगाज में लेट्स से गोल्ड है, गोल्ड की प्राइसेस जब मार्केट स्टार्ट हुई ट्रेडिंग उस वक्त थी बिल्कुल आगाज में, लेट्स से 1900 ये प्राइसेस चल रही थी। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो क्या हुआ, सेलर्स आए मार्केट में और उन्होंने प्राइसेस को ड्रॉप करना शुरू कर दिया सेलिंग करके, और प्राइसेस चले गई लेट्स से 1900 से 1800 तक नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, होता है कि बायर्स मार्केट में आते हैं और वो प्राइसेस को फिर से बाय करके ऊपर लेके जाना शुरू कर देते हैं, और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, और प्राइसेस पहुंच जाती हैं लेट्स से आपका 2800 तक ऊपर। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में सेलर्स फिर आते हैं, वो कहते हैं कि बहुत महंगी हो गई हैं ये, इससे ऊपर नहीं, ये ओवर प्राइस हो गया। अब बायर खत्म होना शुरू हो गए, सेलर्स आ गए और वो प्राइसेस को दोबारा डाउन साइड के ऊपर लेट से लेके आते हैं। और बाय द जब ये दिन का इख्तिताम होता है, क्लोजिंग होती है मार्केट की, उस वक्त गोल्ड की प्राइसेस होती हैं लेट से 2500। अब ये जो पूरी की पूरी क्या है, एक खास टाइम के अंदर वन डे की प्राइस मूवमेंट है। इस वन डे की प्राइस मूवमेंट को, जिसमें आपको स्टार्ट ऑफ द डे की प्राइस, ये क्या है लो ऑफ द डे, ये क्या है आपके पास हाई ऑफ द डे, और ये आपके पास है क्लोजिंग ऑफ द डे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडलस्टिक्स बनाई जाती हैं। तो कैंडलस्टिक में क्या होगा कि जो ओपनिंग होगी ये वाली, और जो ये क्लोजिंग होगी, इसको बॉडी की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। जिस प्राइस से आगाज हो रहा है वहां से बॉडी स्टार्ट होगी, और जहां जिस प्राइसेस पे दिन का इख्तिताम हो रहा है वहां पे बॉडी खत्म होगी। प्राइसेस नीचे कहाँ तक गई, ये वाला जहाँ पे लो बनाया था, इसको लोअर, इस बॉडी के नीचे एक ना छोटी सी विक बना देते हैं या लाइन या पिन बना देते हैं। और प्राइसेस हाई तक कहाँ कहाँ तक गई थी उस प्राइस के ऊपर अपर एक विक बना देते हैं। तो एक कैंडलस्टिक बेसिकली ये वो वाली कैंडलस्टिक है जिसमें दिन के स्टार्ट में प्राइसेस नीचे थी और दिन के इख्तिताम में प्राइसेस ऊपर है, यानी जो ओपनिंग प्राइस है वो कम थी और क्लोजिंग प्राइसेस ज्यादा है। ये कैंडलस्टिक है जो कि इस पूरे दिन की, या कुछ वो 1 घंटा भी हो सकता है, ये 6 घंटे भी हो सकते हैं, जो भी दिन है। बात करने का मकसद ये है कि ये एक मखसूस टाइम के अंदर प्राइस में जो भी चेंजेस आए हैं, बिहेवियर आया, अप और डाउन प्राइसेस हुई हैं, उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कैंडलस्टिक करते हैं, कहते हैं इस तरीके से, जिसमें जो बॉडी है उसका स्टार्ट ओपनिंग प्राइसेस से हुआ है और बॉडी खत्म कहाँ पे हुई है, जहाँ पे प्राइसेस क्लोज हुई हैं। फिर आपके पास एक लो बनी, ठीक है, जो लो ऑफ द डे, और फिर हाई ऑफ द डे आपके पास होगा। हाँ, अब ऐसे भी तो हो सकता था कि मार्केट ओपनिंग के यहाँ से ओपन हुई है लेट से 2800 से, उसके बाद प्राइसेस पहले ऊपर गई हैं 3000 तक, उसके बाद सेलर्स मार्केट में आ गए, उन्होंने प्राइसेस को नीचे लेके चले गए 2000 तक, फिर से बायर्स आए मार्केट के अंदर, वो प्राइसेस को लेट से 2200 तक ले गए। तो अब इसमें स्टार्ट होता है काम, दिन का आगाज 2800 से 3000 तक जाता है। फिर सेलर्स आ जाते हैं वो मार्केट में, वो इसको लेट से ले आते हैं 2000 तक नीचे, और फिर जब क्लोजिंग होती है तो ऑलमोस्ट उस वक्त 22 होती है प्राइसेस। अब ये भी क्या है, लेट से वन डे का पूरा डेटा है। तो इसको भी वो क्या करेंगे, कैंडलस्टिक की फॉर्म में लेके आ जाएंगे ऐसे, जिसमें अब ये आपकी आगाज था, ओपनिंग थी, और ये आपके पास क्लोजिंग है। अब इस केस में क्या है, ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है। तो इसमें ऐसे अब इसको एक रेड कैंडलस्टिक बेरिश कैंडलस्टिक के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें बॉडी का स्टार्ट है वो ओपनिंग को बताएगा, और जो बॉडी का क्लोज है वो दिन का इख्तिताम पे जो प्राइसेस थे वो बताएगा। ऊपर वाली साइड पे जो विक है वो बताएगा कि कहाँ तक प्राइसेस ऊपर गई हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो विक है वो आपको हमें बताएगा कि नीचे तक लो प्राइसेस ने क्या बनाया इस दिन के अंदर। तो ये कैंडलस्टिक्स क्या है, हमें बता रही हैं बेसिकली कि एक मखसूस टाइम के अंदर प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस आई हैं। ठीक हो गया, ये कैंडलस्टिक होती है। विक्स आर फॉर्म्ड डार्क नाइट, जब प्राइसेस एक स्पेसिफिक जगह पे जाती हैं लेकिन वहां पे क्विकली मूव कर जाती हैं हाई और लो बना के, क्लोजिंग कुछ और होती है। ठीक है, ये रिजेक्शन वगैरह होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे सारे के सारे कि कब रिजेक्शन पड़ती है, ये सारा कुछ। तो वेल, ये मैंने आपके लिए एक वो रखा है, सॉर्ट ऑफ डायग्राम कैंडलस्टिक की।
अब ये बुलिश कैंडलस्टिक वो कैंडलस्टिक होती है जिसमें दिन या जो भी टाइम है, चाहे वो 1 घंटे की कैंडलस्टिक है तो हम उसको कहेंगे कि आवरली कैंडलस्टिक। अब उस मखसूस टाइम के अंदर जब वो टाइम स्टार्ट हुआ तो जो उस वक्त जो प्राइस थी, इसको हमने कहा ओपनिंग प्राइस, और जब वो घंटा या दिन या जो भी था वो इख्तिताम हुआ, जो प्राइस उस वक्त थी वो थी क्लोजिंग प्राइस। अगर तो ओपनिंग प्राइस कम थी और क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्राइसेस टाइम के अंदर ऊपर गई हैं, तो इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। बुलिश क्यों कहते हैं? बुलिश इसलिए कहते हैं क्योंकि, किसी को आइडिया है क्यों कहते हैं इसको बुलिश वैसे? एनीवन इसके बारे में सोचा हो कभी, तो बुलिश क्यों कहते हैं? बाय का तो है, बाय का बुलिश से क्या ताल्लुक हो गया? हाँ जबरदस्त, सईद अख्तर। बुलिश, बुल जो होता है ना, एनिमल, यू मस्ट हैव सीन बुल। वो चीज, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? वो अपने बेसिकली उसको हॉर्न्स के जरिए ना, वो चीजों को ऊपर को फेंकता है अपने सर के जरिए, जो किसी चीज को टक्कर मारता है जो भी करता है, तो चीजों को वो ऊपर की जाने फेंकता है। तो ये जब जापानीज लोग थे, ठीक है, अब इन्होंने अपने अपनी मर्जी से नाम रखे इनके, तो इन्होंने बस देखा कि प्राइसेस ऊपर गई हैं, और जो बुल एक जानवर है वो भी चीजों को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, उछालता है, तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये कैंडलस्टिक बुलिश। ठीक है। अब अगर ओपनिंग के बाद और जब दिन खत्म हुआ उस वक्त प्राइसेस डाउन आई हुई हैं, क्लोजिंग हुई है, अब प्राइसेस यानी ड्रॉप हुई हैं, तो अगर उस टाइम के अंदर प्राइसेस ड्रॉप हुए हों तो हम इसको कहते हैं बेयरिश। बेयरिश किस वजह से? बेयर की वजह से। अब बेयर का आपको पता है क्या करता है? वो अपने हाथों के जरिए चीजों को जब मारता है तो वो चीजें गिरती हैं नीचे को, जब वो अटैक करता है। यानी बेयर की एक टेंडेंसी क्या है? चीजों को नीचे की तरफ फेंकना, अपने पंजों के जरिए, हाथों के जरिए, आगे वाली दो टांगों के जरिए, ठीक है, जब वो अटैक करेगा। तो इस वजह से उन्होंने कह दिया कि ये बेरिश है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आई हैं और बेयर भी चीज़ों को नीचे फेंकता है। तो इस तरह से इनके नाम आजाद हो गए। अब कैंडलस्टिक्स के ना मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं सारे के सारे। अब अगर हम उन पैटर्न्स को बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दें तो वो फिर बहुत ही टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। तो उसका फिर हाल ये है कि मैं आपको एक वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा हर पैटर्न, जब कौन सा पैटर्न आया तो उसके बाद ऊपर जानी है प्राइसेस, किस पैटर्न के बाद डाउन आनी है। तो आपको वो ग्रुप में सारे के सारे आ जाएंगे पैटर्न्स, तो आप उनको एक दफ़ा से नज़र मार लें, बिल्कुल बेसिक है, उसके विद एग्जांपल वो सारा कुछ उसमें आपको शामिल होगा, तो आप उनको एक दफ़ा नज़र मार लें। ठीक है। तो ये कैमरा सिक्स है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली कैमरा सिक्स क्या होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं टाइम फ्रेम्स। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक कैंडलस्टिक मंथली की है तो इसका मतलब क्या है कि हर कैंडलस्टिक आपको बताएगी कि एक महीने के अंदर क्या डेटा हुआ। अगर कोई कैंडलस्टिक वीकली की है तो वो आपको बताएगी कि एक वीक में प्राइसेस में क्या चेंजेस आए हैं। अगर डेली की कैंडलस्टिक है तो वो आपको बताएगी कि एक दिन के अंदर क्या चेंजेस था। इस तरह से 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स होते हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम जाएं, इस तरह इधर आ जाएं MT4 के ऊपर, तो आप जब टाइम फ्रेम्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे, तो M1 का मतलब है कि ये जो भी कैंडलस्टिक्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये 1 मिनट का डेटा हमें बता रही है कि 1 मिनट में क्या हुआ। अब ब्लैक का मतलब है ये बेरिश कैंडलस्टिक है, यानी ओपनिंग ऊपर है और ये अभी क्लोजिंग होनी है इसकी। देखते हैं 1 मिनट बाद ही क्लोजिंग कहाँ पे इसकी होती है। अब ये विक कहाँ तक लगी हुई है, ये यानी कि इस मिनट में वो बता रहा है कि हमें यहाँ तक प्राइसेस इस मिनट के अंदर आई हुई हैं। अब जहां पे मिनट खत्म होगा उस वक्त जहां पे प्राइसेस होंगी वहां तक इसकी बॉडी बन जाएगी, फिर अगली कैंडलस्टिक स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें, जैसे जैसे मजीद प्राइसेस गई तो अब विक नीचे आ गई है। सिंपल सी बात है। अब यानी कि देखें एंड ऑफ द मिनट जिधर प्राइसेस थी वहां पे बॉडी आपकी बन गई है। तो अब जो टाइम फ्रेम्स हैं बेसिकली 5 मिनट में क्या होगा, ईच कैंडलस्टिक हमें 5 मिनट का डेटा बता रही है। मंथली में क्या होगा, ईच कैंडलस्टिक आपको बता रही है कि इस मंथ में क्या हुआ। इस मंथ की कैंडलस्टिक को अगर हम देखें तो वो हमें क्या कहानी बता रही है, वो ये बता रही है कि ओपनिंग के अंदर यहाँ पे प्राइसेस थी, पहले सेलर्स आए उन्होंने नीचे लेके आए प्राइसेस को, तो उसकी वजह से विक बनी। उसके बाद बायर्स आए हैं मार्केट में, वो प्राइसेस को बिल्कुल ऊपर लेके चले गए इस हाई तक।
और अब फिर से मार्केट में थोड़े से सेलर्स आए हैं, वो इस हाई के बाद प्राइसेस को नीचे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त खड़ी है प्राइस। ठीक है। तो ये जिस जो सा टाइम फ्रेम है, इसका मतलब है कि वो हर कैंडलस्टिक हमें 1 आवर में हमें हर कैंडलस्टिक 1 घंटे के बारे में बताएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन जो अक्सर ही पूछते होते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हमने यूज करना है। वेल, टाइम फ्रेम के ऊपर ना हम बड़ी डिटेल से 1.5-2 घंटे की हमारी क्लास होगी टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही। लेकिन वो आगे चल के होगी, जब हम स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ सीख लेंगे ना, तो फिर जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आएगा तब हम देखेंगे ये सारा कुछ। लेकिन जस्ट फॉर द बिगनर्स, जस्ट फॉर द बेसिक्स, आप ये याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं मंथली या वीकली के चार्ट अपने ट्रेडिंग के लिए। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो एक से ज्यादा दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, वो डेली और H4 के चार्ट को देखते हैं। वो वाले ट्रेडर्स जिन्होंने उसी दिन ट्रेड ओपन करके उसी दिन क्लोज कर लेते हैं यूजुअली, वो किस टाइम फ्रेम पे फोकस करते हैं? 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट के ऊपर। जबकि ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्कैल्पर्स बेसिकली 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को ओपन करेंगे, जाके क्विकली ट्रेड लें, काटें और खत्म करें कहानी। बस, एंड ऑफ द कह लो कि डिस्कशन। सो वी आर मोस्टली गोइंग टू डू स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। तो टाइम फ्रेम जिन पे हम फोकस करेंगे वो डेली 4 आवर, 1 आवर होगा, और कभी कभार 5 मिनट होगा। लेकिन ये कैसे, किस तरतीब के साथ यूज करने हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, उस बेस के ऊपर जो है ना टाइम फ्रेम्स फिर सिलेक्ट किए जाते हैं कि आप कौन से ट्रेडर हैं। क्या आप ट्रेड क्या लेके 2-3 साल तक नहीं देखेंगे उसको? अगर आप वो हैं तो फिर आप मंथली या वीकली का चार्ट देखें। अगर आप हैं कि ट्रेड लेके आपने 2-3 दिन तक उसको रखना है होल्ड, तो आप स्विंग ट्रेडर हैं। अगर आपने उसी दिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज करते हैं ट्रेड्स को, तो आप इन छोटे टाइम फ्रेम पर देखें। अगर आपने कुछ मिनट्स के अंदर ट्रेड का काटना है तो फिर स्कैल्पिंग को देखेंगे। ठीक है। और सबसे बेस्ट मेथड होता है इस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि कुछ ट्रेड्स को आप उसी दिन क्लोज कर लो, कुछ जो ट्रेड्स हैं वो आपकी 1-2-3 दिन 4 दिन चल भी जाए तो कोई मसला नहीं। ये जब आप स्कैल्पिंग में आते हैं ना, तो बिल्कुल जो बिगनर्स है उनके लिए तो स्कैल्पिंग है नहीं। हाँ, आप अगर 6-7 महीने से प्रॉफिटेबल हो, हर महीने प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट हो, तो आप बेशक स्कैल्पिंग भी है, यानी छोटे टाइम फ्रेम में है। लेकिन इन द बिगिनिंग स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग बेस्ट है। और लॉन्ग टर्म हमारा बस का है नहीं है। हम हमने 4-4 5-5 साल, अब महीने के टाइम फ्रेम पे आप ओपन करो, साल बाद देखो तो सिर्फ 12 कैंडल्स बनी है, पता लगे कि 12 कैंडल्स में प्राइसेस कुछ इतनी खास मूवमेंट की भी नहीं है। तो हम उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग की तरफ देखा जाए। खैर, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखें, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। आप हर चीज़ भूल जाएं, हर चीज़ आपकी ठीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं ठीक तो आप पैसे उस मार्केट में नहीं बना सकते। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद है कि जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपने एक स्टॉप लॉस पुट करना है मार्केट के साथ, और स्टॉप लॉस जितना भी आपका बन रहा है उस हिसाब से आप अपना लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे। यानी जब आप बाय सेल का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके स्टॉप लॉस के कितने पिप बन रहे हैं, यानी एसएल पिप्स पता होना चाहिए आपको। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट करने के एसएल कितने पिप का बन रहा है, और वो सारा का सारा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस के पिप्स कितने हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोड साइज अपनी निकालेंगे और वो लोड साइज की ट्रेड लेंगे। मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप MT4 पे वापस चलते हैं। ये आ गया MT4। लेट से आप के पास ये पेयर ओपन है। आप कहते हैं जी मैंने यहाँ से बाय करना है, मेरा जो भी है सेटअप वो मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ से बाय कर लूँ, और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है इस लो के नीचे। आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो आप कहते हैं कि लेट से मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, वो 30 पिप का बन रहा है स्टॉप लॉस। यहाँ से यहाँ अगर मैं यहाँ से बाय करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस है 30 पिप का। सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपका स्टॉप लॉस के कितने पिप है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारे एसएल के 30 पिप बन रहे हैं। अब ये आपको पता लग गया। अब आपने एसएल के पिप्स निकाल लिए, अब आपने करना है अपना सिलेक्ट लोड साइज।
कि कितना लोड साइज होना चाहिए आपका। उसके लिए अब आपने क्या करना है, एसएल के पिप्स को याद रखना है, और जो भी पेयर है अपना आपका उसको याद रखना है। आपने इस वेबसाइट पे वापस आ जाना है, और जो मैंने आपको बताई थी फॉरेक्स फैक्ट्री, इधर आ जाए। इस वेबसाइट पे आप वापस आते हैं। यहाँ पे आके अब आपने क्या करना है, एफएक्स कैलकुलेटर्स यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आके आपने करना है पोजीशन साइज कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे आ गए, अपना पेयर सिलेक्ट करें क्या है, जैसे वो था यूरो कैड, यहाँ से वो सिलेक्ट करें। अब अपने अकाउंट की करेंसी देखें कौन सी है, यूएस डॉलर अकाउंट है तो आप डॉलर इसमें डालें। अब अपना लिखें आपका अकाउंट साइज कितना है, लेट्स से आपके अकाउंट का साइज है $2000, आपने यहाँ पे 2000 लिख दिया। अब रिस्क रेशो, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, आपने किसी भी ट्रेड के ऊपर 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना, नेवर एवर। इस रेंज में रहना है आपने। इससे ज्यादा रिस्क, चाहे आपको 100% पता लग रहा है, गारंटी आपको लग रही है, आपने 1 से 2% के साथ इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना अकाउंट का। इसका मतलब है अगर आप 1% रिस्क चलें, 1% के रूल को फॉलो करें, तो यानी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो अकाउंट का सिर्फ 1% लॉस हो, तो आप इधर के रिस्क रेशियो में आप डालेंगे 1%। और अब यहाँ पे आप डालेंगे अपने स्टॉप लॉस के पिप्स। अब कितने पिप थे, लेट से हमने बात की थी 30 पिप का एसएल बन रहा था, तो आप वो डालेंगे और यहाँ पे जाके कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये बताएगा कि आपने अब अगर अभी 0.09 की ट्रेड ली ना, तो फिर आप 30 पिप का एसएल देंगे, तो आपका जो, अगर एसएल हिट भी हुआ ना, तो 1% से ज्यादा कैपिटल आपका लॉस नहीं होगा। तो फिर आपने यहाँ से अब क्या करना है, देखना है कि ये लोड साइज बन गया। अब आपने उधर आना है अपने MT4 के ऊपर, और यहाँ पे जाके अब आपने उतने ट्रेड, उतने लोड साइज की 0.09, उसके हिसाब से उस लोड साइज से आपने क्या करना है, बाय करनी है। और इसको खींच के क्या करना है, बाय की ट्रेड है ना, तो इसका एसएल होगा नीचे, इसको आपने क्या करना है 30 पिप के ऊपर लगा देना है ऐसे। ये देखिए 30 पिप लगा दिया। अब एक हो गया आपका एसएल। दूसरा नंबर पे आपके आ जाता है टेक टेक प्रॉफिट। एसएल आपने लगा दिया, ठीक है, और वो कितने पे लगाया, 1%। यानी आपने पहले अपने एसएल के पिप्स निकाले, उस पिप्स को आपने उस वेबसाइट में डाला, और उसने आपको लोड साइज दे दी कि अगर आप 30 पिप का एसएल लगाएंगे, तो आपको 0.09 की ट्रेड लेंगे तो आपका 1% रिस्क है। अब दूसरे नंबर पे बात आ जाती है टीपी की। आपने हमेशा रूल ऑफ थंब याद रख लें, हमेशा कम से कम आपका टीपी डबल होना चाहिए एसएल से। अगर एसएल से डबल नहीं है, वो ट्रेड नहीं लें। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इसका टीपी यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं देखूंगा कि क्या ये 30 पिप का मेरा एसएल था, तो क्या ये 60 पिप बन रहे हैं। हाँ, 60 पिप बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के वहां पर रख दूंगा। यानी अगर अब मेरा लॉस हुआ, तो ये होगा कितना, 1%। लेकिन मेरा अगर टीपी हुआ तो ये होगा 2%। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि लेट से आप 10 ट्रेडें लेते हैं, 20 ट्रेडें आपने ली, लेट से 20 में से, यार कह लो कि लेट से आधी अपने आपके एसलेट हो गए, 10 एसलेट हो गए, और 10 आपके टीपी हिट हो गए। ठीक है, जो एसएल हिट हुए हैं 20 ट्रेडों में, आप 1% रिस्क ले रहे थे। लेट से मैं 2000 का अकाउंट लगाता हूँ, $2000 का अकाउंट था, तो 1% जो आपने रिस्क लिया तो कितना हो गया, $20। यानी एक ट्रेडर में जब आपका एसएल हुआ तो $20 गए। और क्योंकि टीपी डबल था, तो अगर आपका टीपी हुआ है तो वो आपके $40 आ गए। अब हमने बात की कि 20 ट्रेडर लिए, उसमें से 10 कैंसिल हुए, तो कितने डॉलर लॉस हो गए। एक ट्रेड का $20 लॉस हुए, 10 ट्रेडों के कितने हो गए आपके पास, $200 लॉस हो गए। उसके बाद 10 टीपी हिट हुए, यानी आधे टीपी हुए, आधे एसएल हुए, तो आप 10 तरफ क्या हो गया, 40, $400। यानी 200 लॉस हुआ है, 400 प्रॉफिट हुआ है, आप नेट 200 के प्रॉफिट में बैठे हैं। कितने विन रेट के साथ, सिर्फ 50% एक्यूरेसी है। यानी आपको इस मार्केट में पैसे बनाने के लिए 50% एक्यूरेसी और 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड चाहिए। अगर आप इसके साथ चलते हैं, 50% ये रखते हैं,
तो सिंपल है, आप एंड ऑफ द मंथ पैसे बना के बैठे होंगे। ये इतना सिंपल बात है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं फोकस करता हूं हमेशा कि यार रिस्क मैनेजमेंट में आपने दो चीजें, तीन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात जो आपने याद रख लेने हैं, अपने स्टॉप लॉस के पिप्स कैलकुलेट करें कितने बन रहे हैं। उन पिप्स की बुनियाद के ऊपर आप अपना लोड साइज सिलेक्ट करें, और लोड साइज सिलेक्ट करते हुए आपने 1 से 2% के से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और अपना जो रिस्क टू रिवार्ड है उसको आपने 1 to 2 रखना है मिनिमम। यानी अगर आपका रिस्क 30 पिप है तो टीपी अपना 60 पिप का रखें। अगर आपका रिस्क 10 पिप का है तो टीपी कम से कम 20 पिप का तो रखना है लाजमी। ठीक है, ऑफ कोर्स उससे ज्यादा बनता है तो वो ज्यादा रखेंगे। लेकिन ये 1 to 2 तो आपको आंखें बंद करके मिल जाता होता है स्ट्रक्चर की ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस तरीके से आपने अपना एस एल टी पी सिलेक्ट करना है, लोड साइज कैलकुलेट करनी है। अब किसी और पेयर का लेट से हम करके देखें। लेट से ये जी बी पी सी एच एफ है, ये हमें नजर आ रहा है जी बी पी सी एच एफ। और इस जी बी पी सी एच एफ के अंदर लेट से कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बाय करूँ, इस जगह पे अब बाय करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मेरा एसएल होना चाहिए इसके नीचे, अगर मैं बाय करता हूँ तो ये बन रहा है लेट से 20 पिप का एसएल। तो अब आप अगेन क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे, उसी वेबसाइट पे अपना सेलेक्ट करेंगे जी, GBP CHF, ये आ गया। अब यहाँ से $2000 का अकाउंट है, रिस्क 1% लिया, स्टॉप लॉस कितना है, $20, 20 पिप का। ठीक है, कैलकुलेट किया, उसने मैं बता दिया जी। एक सेकंड दोबारा से करते हैं, GBP CHF, ये आ गया। अकाउंट साइज 2000, रिस्क 1%, स्टॉप लॉस 20। कितना ये बता रहा है, हाँ इसका भी 0.09 ही बन रहा। इसका मतलब है, अब देखें पहले वाले ट्रेड में आपका एसएल कितना था, देखें 30 पिप का एसएल था, तब भी 0.09 है क्योंकि उसकी पिप वैल्यू और है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब अगर आपने GBP CHF के ऊपर 20 पिप का एसएल भी दिया ना, तो आपका 1% बन जाना। तो आपने इसको भी ऊपर भी 0.09 करके बाय किया, और एसएल इसका वो रख दिया 20 पिप। ये देखें मैं 20 पिप रखा ना, तो अब आप देख रहे हैं ये हो गया ऑलमोस्ट 20 पिप। अब मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो आपको नजर आएगा कि 20 पिप के ऊपर एसएल आपका ऑलमोस्ट $20 के करीब है, 19.99 डॉलर। और यहाँ पे यूरो कैड में देखें, यहाँ पे आपका एसएल कितने पिप का बन रहा था, ये देखें 30 पिप का एसएल था। 30 पिप का एसएल था, तो 30 पिप के एसएल पे इधर $20 बन रहे हैं, और इधर आपके 20 पिप के एसएल पे ही $20 बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हर पेयर का जो पिप की कैलकुलेशन है ना, वो मुख्तलिफ है। तो इसलिए आपको उस वेबसाइट को यूज करना होगा। और आपको टीपी इसका कहाँ पे रखना है, 20 पिप का एसएल है तो कम से कम 40 पिप का टीपी आपको होना चाहिए। कहाँ पे आपको 40 पिप बन रहा है, अलग से ये बन गया। ऐसे इस तरीके से आपने अपना SLTP कैलकुलेट करके, लोड साइज कैलकुलेट करके चलना है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है समझ आई होगी इस बात की। इसके जो है ना, आपको लिंक भी मैं भेज दूंगा पोजीशन साइज कैलकुलेटर का, कि किस तरीके से आपने वो कैलकुलेट करनी है। खैर एनीवेज, बैक टू द स्लाइड्स। तो आपने याद रखें, ड्रैग करके पिप्स कैसे चेक करना है मैं बता देता हूँ। देखें ये आपके ये ना ऊपर ये है क्रॉस हेयर का ऑप्शन, ये या तो आप इसको सिलेक्ट कर लें या Ctrl+F दबाएंगे तो क्रॉस हेयर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेके अब मैं इसका क्या करता हूँ जी, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया जी स्क्रीनशॉट, इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ इधर, और ये आपको सामने मैं शेयर कर ली। अच्छा इधर आप देखें, अब मैंने वो क्रॉस हेयर को सिलेक्ट करके इधर से लेके यहाँ तक लेके आया हूँ। अब आपके पास ना यहाँ पे तीन, जहाँ पे क्रॉस हेयर टॉप पे था वहां पे आपको ना तीन चीजें नजर आ रही हैं। इसको मैं अगर मैं जूम इन करूँ और इसको इस साइड पे लेके चलें,
इधर। अब आपको ना यहाँ पे देखें, यू कैन सी तीन चीजें इस जगह पे। पहला है 7, फिर है 401 और फिर है प्राइस। ये जो पहला है ना, ये वाला डिजिट, ये आपको बताता है कैंडलस्टिक की तादाद, कितनी कैंडलस्टिक है। यानी वहां जहां से आपने स्टार्ट किया है, जहां तक आप लेके गए हैं, इसके दरमियान में कितनी कैंडलस्टिक्स हैं। दूसरा ये आपको बताता है पिप्स, दूसरे नंबर वाला। इसमें आपने एंड वाले डिजिट को खत्म कर देना है, यानी एक को नहीं काउंट करना। थर्ड वाले को आपने जो लास्ट वाले को नहीं काउंट करना। ये 40 आपको बता रहा है, ये 40 पिप है। और ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ तक प्राइसेस ये हैं। सो अगर आप दोबारा आप जाएं MT4 पे, अब मैं आपको दोबारा MT4 दिखाऊं। ये अब आप यहाँ से अगर कर रहे हैं यहाँ तक, तो ये आपको बता रहा है कि इस वक्त इधर जब आएगी प्राइसेस, तो 8 कैंडल स्टिक्स होंगी और 25 पिप्स होंगे, और वो साथ में प्राइस बता रहा है। अब मैं यहाँ से इसको नीचे लेके जाऊँ तो वो बता रहा है कि यहाँ पे जब हम आएंगे 3 कैंडल स्टिक होंगी, 20 पिप होंगे और वहां पे प्राइस होगी। ठीक है फिजान, रजा रजा क्लियर हो गया ये वाला आपको? फिर पिप कैसे कैलकुलेट करना है। यानी जो मिड तीन चीजें आ रही हैं ना, उसमें अपने मिड वाले में लास्ट डिजिट छोड़ देना है, वो आपको पिप्स बता देगा सिंपली। अच्छा जी। तो ये आपके पास होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने किस तरीके से। अब देखें, विद प्रॉपर रिस्क 1 to 2 RR के साथ आपको इस मार्केट में सिर्फ 50% विन रेट चाहिए। ये पढ़ेंगे ना सैफ अली, टेंशन क्यों लेते हैं। ये हम सारा पढ़ेंगे, कहाँ कैसे टीपी निकालने हैं, टारगेट एग्जैक्ट कैसे निकालना है। ठीक है। अगर तो वो टारगेट जो निकल रहा है, याद रखें, अगर तो वो 1 to 2 मिनिमम बन रहा है तो आप ट्रेड लेंगे। अगर वो जो टारगेट निकल रहा है वो 1 to 2 से कम बन रहा है, तो हम वो ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। ठीक है। सो यू नीड ओनली, अगर 1 to 2 है, और 1 to 2 तो मार्केट आंखें बंद करके दे देती है। इवन 1 to 3, 1 to 4 आसानी से आपको मिल जाती है मार्केट में से। तो आप लेट से, अगर आपके 1 to 3 रिस्क टू रिवार्ड है, यानी अगर आप $20 लूज करते हैं और $60 उसमें बनाते हैं, यानी 3 टाइम्स, आपका 20 पिप का एसएल है, तो आप 60 पिप का टीपी लेते हैं। अगर आप ऐसे चलते हैं तो तब आप में आपके लेट से 20 ट्रेडें आपने ली हैं, 20 ट्रेडों में से आपकी 13-14 ट्रेडें भी लॉस चले गई, और जो है 6-7 ट्रेड्स आपकी विन हो गई। ठीक है। तो फिर भी आप ओवरऑल इस मार्केट में सॉर्ट ऑफ आपको 30% विन रेट, 30% से अगर जब कम होगा ना विन रेट, तो फिर जाके लॉस होगा। अगर आप लेट्स से कि 35%, यानी आप ऐसे भी समझ लें कि 10 में से अगर आपने 4 विन कर ली और 6 लॉस कर ली, ठीक है, 10 में से 4 विनर्स हैं और 6 लॉसर्स हैं आपकी, तो फिर भी आप जो विनर्स हैं उसमें आप ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो सारा का सारा मैटर करता है आपका रिस्क टू रिवार्ड कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, विन रेट नहीं मैटर करता। विन रेट मैंने वही तो आपको बताया कि आप विन रेट अगर आपका सिर्फ 30% है ना, तो फिर भी आप पैसे कमा लेंगे। 40% विन रेट पे, 50% पे भी पैसे कमा लेंगे। वो मसला नहीं है, मसला ये है कि आपका बाकी चीजें सेट है या नहीं है। तो अगर आप वो मैं आज बता रहा हूँ और कोर्स के एंड पे भी दोबारा ये बताऊंगा कि सिर्फ द ओनली थिंग जो आपने फोकस रखना है हमेशा, रिस्क मैनेजमेंट पे रखना है। मिनिमम 1 to 2 RR कम से कम, और 1 से 2% रिस्क मैक्सिमम एक ट्रेड के ऊपर, विद प्रॉपर एसएल एंड टीपी। बस इन चीज़ों को फोकस कर लेंगे, ट्रेडिंग आसान है आपके लिए। अब आपको सिर्फ कोई ऐसा मेथड सीखना है अब इसके बाद, जो आपको 10 में से कम बस 5 एक मरतबा टीपी करवा दे, और 5 दफा बेशक एसएल भी हो जाए, तो आप महीने के एंड पे ट्रेडिंग से पैसे कमा के हटेंगे। तो इन इसको ऊपर आपने बिल्कुल इसको ऐसे नहीं छोड़ना कि ये तो हवाई बात है या कुछ इस तरह गैर जरूरी बात है, नहीं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हम ऑलरेडी टाइम काफी ऊपर हो चुका है, लेकिन उसको मैं क्विकली वाइंड अप करता हूँ कि ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। अभी ट्रेंड के डिटेल में नहीं हम जा रहे, मैं सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ट्रेंड क्या होता है। कि मार्केट का जो रुझान है या जो डायरेक्शन है वो तीन तरह की होती है। या तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी,
यानी वो कंसिस्टेंटली अपसाइड के ऊपर जा रही होती है, और या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, जिसमें वो एक कंसिस्टेंटली डाउन साइड पे जा रही है, या मार्केट एक साइड वेज या रेंज बाउंड फेज के अंदर होती है जिसमें वो किसी जगह पे भी नहीं जा रही। अब ट्रेंड में क्या होता है, अब ट्रेंड के अंदर हमेशा मार्केट हायर हाईज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही होती है। क्या इस तरीके से मार्केट अप साइड पे जाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी। अब जब ये हाई बनाती है ना, थोड़ा नीचे लो बनाने के लिए आती है, तो रिटेलर सेल करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट ऊपर निकल जाती है ऐसा उड़ा के। फिर थोड़ा ऊपर जाती है, रिटेलर सेल करना शुरू कर देते हैं, मार्केट फिर ऊपर निकल जाती है। तो एक्चुअल में वो उल्टा चलते हैं, वो ये इसका नहीं वेट करते कि नीचे आए कि तो हम बाय करें, इधर से बाय करें, इधर से बाय करें। वो ऊपर से सेल के चक्करों में लॉस करवाते रहते हैं। तो ये अप ट्रेंड की एग्जांपल में ये आपके सामने है, ये गोल्ड का एक चार्ट है आपके सामने, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया, फिर लो, फिर अगला हाई बनाया जो प्रीवियस से हायर था, फिर लो, हायर हाई लो, हायर हाई लो, हायर हाई लो। तो ये एक अप ट्रेंड की एग्जांपल है। और याद रखें, अप ट्रेंड में आपने सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड्स लेनी है, आपने सेल के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपने इस मूव को नहीं कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको 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 इसको, आपने ये बड़ी मूव्स को कैप्चर करना है, ठीक है, ये वाली मूव्स, बजाय इसके कि वो आम रिटेलर की तरह गोल्ड ऊपर जा रहा है सेल करो, और उतरे गया और सेल कर दो, लोड साइज डबल करके सेल कर दो, मार्टिंगले शुरू कर दी, हैजिंग शुरू कर दी है वो, उन चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आ जाती है डाउन ट्रेंड की। अब इसमें मार्केट क्या करता है, ये बिल्कुल अपोजिट है अप ट्रेंड के। इसमें मार्केट एक लो बनाएगी, उसके बाद एक हाई बनाएगी, फिर लोअर लो बना देगी ऐसे, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये इस फेज के अंदर मार्केट चलती जाएगी। एंड वी विल ओनली बी लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेलिंग देखेंगे। जब जहाँ पे ये खत्म होने वाला है ये सिनेरियो, हम वहां से सेलिंग में बैठेंगे। जो आपके जेहन में नेचुरल क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे लोअर हाई बनाएगी तो फिर लोअर लो, यही तो सीखना है हमने, इसी चीज पे तो फोकस रहेगा कि मार्केट ने लोअर लो बनाया है, तो लोअर हाई कहाँ पे बनेगा ताकि हम सेल करें, और कहाँ तक मार्केट नीचे आएगी ताकि हम यहाँ से निकल के फिर अगले लोअर हाई का वेट करें, फिर वहां से सेल करें। इसी चीज के ऊपर हमारा सारे का सारा कोर्स होगा, कि हमने इन एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। खैर एनीवेज, ये डाउन ट्रेंड की एक एग्जांपल है। और साइडवेज ट्रेंड ये होता है जिसमें मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रही, बस एक ही साइड पे थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर उसी रेंज में ऊपर, तो इस फेज में आप ट्रेड करेंगे ही नहीं। जो पेयर इस रेंज में या साइडवेज ट्रेंड में आ जाता है, उसको आपने ट्रेड ही नहीं करना, ट्रेड ही नहीं हमने लेनी, हमने सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट को देखना है। अगर बुलिश मार्केट है तो हम बाइंग करेंगे, बेरिश मार्केट है तो सेलिंग करेंगे, अगर एक साइड पे फंसी है तो हम उसको छोड़ देंगे, उसमें ऐसे खाम में टांग नहीं रहेंगे। ठीक हो गया, ये होते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के। अब हम इनको प्रॉपर इनकी फिर आगे मार्किंग चेक करेंगे कि हाई का अंदाजा में कैसे होगा, लो का अंदाजा कैसे होगा, इसके रूल्स रेगुलेशन सारी हम देखेंगे आगे चल के कि प्रॉपर मार्किंग इनकी कैसे आपने करनी है। लेकिन ये आपके पास हैं जी, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे चेक करने हैं, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, और ये सारी चीज़। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा बेसिक्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट है चीज़ें वो स्ट्रक्चर के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी अगली क्लास। आज के बारे में आपको कोई बात नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे में कुछ भी नहीं करना सैफ अली, मैंने आपको बताया कि उसको आपने उस वक्त यूज़ करना है कि जब 70% से ज़्यादा लोग एक साइड पे हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं उसको कुछ करेंगे, उसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है। अच्छा जी, मार्जिन और फ्री मार्जिन में, मार्जिन से मुराद है आपने जो अकाउंट में ट्रेडें ली हुई हैं उन ट्रेडों के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, और फ्री मार्जिन से मुराद है कि आपके पास इस टाइम फ्री मार्जिन कितना है, आप कितने मजीद ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। अविनाश, वॉल्यूम का यहाँ से कहाँ पे आ गया, मैंने वॉल्यूम का जिक्र किया आपके सामने। वॉल्यूम को छोड़ दें, जो चीज़ जैसे मैं आप बताऊँ ना वैसे बस आप उसको करें। वॉल्यूम का मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, तो उसमें मैं आपको क्या नाम है, वो वॉल्यूम जो है ना मैं आपको बताता हूँ।
इधर आ जाए इस वेबसाइट पे वापस। आप मन इसको कह रहे हैं ये जो साथ में लोड साइजेस हैं, ठीक है, लेट्स से AUD कैड है, आप ये लोड साइज को बता रहे हैं, है ना? आप इसके बारे में पूछ रहे हैं अविनाश? ये बेसिकली, ये जो वॉल्यूम है ना, ये रिटेलर का वॉल्यूम है, ये स्मार्ट मनी का वॉल्यूम नहीं है, मैंने वही तो आपको बताया, ये रिटेलर है। तो ये आप हमें यही पता चल रहा है ना, ज्यादातर रिटेलर सेल कर रहे हैं। अब बस आपने इधर से वही देखना है, लोड साइज तो जारी बात है, जब ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं उनकी ज्यादा ही होंगे। ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज कि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, 89% लोग मेजोरिटी सेल कर रहे हैं। जब आप चार्ट खोलोगे तो आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है। सो सी इन द AUD कार्ड ऊपर जा रहा है। सो ये बेसिकली फंडामेंटल्स के ऊपर पूरी क्लास होगी उमर रजाक, डोंट वरी, हम उसको सारा सीखेंगे, पूरा होगा उसका। फंडामेंटल्स क्या है, कैसे करने हैं, उसका डेटा कहाँ से चेक करना है, न्यूज़ कैसे चेक करनी है, वो पूरी आपकी क्लास होगी एक। जस्ट मैंने आज उसकी डेफिनेशन बताई है आपको। अच्छा जी। यस कार्तिक, ऑफ कोर्स दिस दिस वाज द बेसिक सेशन। अच्छा जी। सर कैंडलस्टिक पैटर्न इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू रिमाइंड ऑल, नहीं नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक दफ़ा आप वो कर लें, उसको एक दफ़ा नज़र मार लें, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन अ, जो है ओवरऑल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो जो चीज़ें हम सीखेंगे उसमें आपने बस टच करते एंट्री लेनी होती है। कोई कैंडलस्टिक वगैरह का वेट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस जैसे उधर एंट्री आए आंखें बंद करके ट्रेड ले लेनी। जी जी अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल। वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया ना, ये वॉल्यूम ये रिटेलर का वॉल्यूम है, ये लोड साइज बता रहा है रिटेलर की। तो हमें उससे कोई मैटर नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि रिटेलर क्या कर रहा है, क्या वो ज्यादा बाय कर रहा है या क्या वो ज्यादा सेल कर रहा है, और हमने उस मार्केट उसके अपोजिट चलेगी हमेशा। ठीक है। अच्छा, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्यों होता है? न्यूज़ का इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि न्यूज़ मेजर ड्राइवर है मार्केट को चलाने का। ठीक है। सर टैबलेट हैंग हो गया था, फिर अविनाश आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नौफल अहमद, आप IC मार्केट के ऊपर अकाउंट ओपन करें। IC मार्केट अच्छा है। ठीक है। एनीवन एल्स, जिनका कोई क्वेश्चन हो, जो चीज़ें हमने बातें की हैं जिनके ऊपर? हाँ जी, बस उसको करें जब तक डेमो पे प्रैक्टिस नहीं होती आपकी कंप्लीट, तो उससे पहले रियल पे ना आए। एंड एवरीवन एल्स एज वेल, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जो है ना, अब जब तक हमारी ये क्लासेस ख़त्म नहीं होती तब तक रियल पे कोई ट्रेड ना लें, आराम से बस सीखें, और फिर आप क्या नाम है, फिर रियल पे जाएगा। अच्छा सर, ये रिटेलर वाली चीज़ जैसे एक लेवल होता है जो ऑब्वियस होता है, उसमें सोचने की स्मार्ट मनी ट्रैप करेगी एंड ऑल, करके ट्रेड मिस कर देता हूँ। कार्तिक, डोंट यू वरी अबाउट दैट, वी विल ऑफ कोर्स लर्न ऑल ऑफ दैट इन डिटेल, कहाँ से कैसे बाय सेल करना है, ये वो सारा तो आपको इस डेटा को देखे बगैर ही अंदाजा हो जाया करेगा। ठीक है। अविनाश, मैंने आपका आंसर कर दिया, अगर आप रिकॉर्डिंग देखें नहीं समझ आया ना तो आप नेक्स्ट में फिर दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। दिलावर खान, इन द नेक्स्ट क्लास हम स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। जी जी पूछे अविनाश, एक डाउट है, आप 5 डाउट है, वो सब पूछे हो। सर स्प्रेड वाले ब्रोकर था, ठीक है, कमीशन वाले ठीक, IC मार्केट यार ठीक है, नौफल अहमद ओवरऑल। तो उनका जो राज स्प्रेड अकाउंट है ना, वो ओवरऑल ओके है, जो मैंने खुद देखा, बाकी आप उसका वो खुद करें रिसर्च, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ आपको वो देता हूँ कि उसको आप देखें, अगर आपको समझ में आता है तो कर लें। इंडिसेस के लिए कौन सा कैलकुलेटर यूज करेंगे फॉर रिस्क मैनेजमेंट? हमजा महर,
इंडिसेस के भी वो अवेलेबल होते हैं कैलकुलेटर, उसके अंदर आपके हैंडल्स के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंसी होती है, और वो बहुत मैटर करता है किस ब्रोकर या किस एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिसेस में हर ब्रोकर की लॉट साइज की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। तो ये आप इंडिसेस के लिए थोड़ा सा रूल जो आपका ना मुख्तलिफ हो जाएगा। तो आप फिर ऐसे कर लेना, एक डेमो अकाउंट जो भी आपका ब्रोकर है, तो उसमें आप एक डेमो अकाउंट पे मिनिमम स्टॉप लॉट साइज देखें कितनी है, ओपन हो रही है 0.01 पे, आप देखें 10 पिप पे आपको कितने डॉलर जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से फिर अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स नहीं है ना। फोरेक्स का फिक्स कैलकुलेटर आते हैं क्योंकि हर ब्रोकर पे इनकी पिप वैल्यू सेम है, लेकिन इंडिसीज में हर ब्रोकर में ने अपने हिसाब से अलग चीज़ की हुई है। जी जी, है उनका हलाल ऑप्शन। सैफ अली, जो आप को लिखा हुआ है ना कंटेंट के अंदर, वो सारा कुछ करवाया जाएगा जो कुछ भी है। नहीं, नौफल अहमद जो अभी वेट करें ना, चीजें सीखें साथ साथ। जी जी, ऐसे ही है अविनाश, बिल्कुल। वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है अली फॉरेक्स, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी वॉल्यूम की। यस अविनाश, ये मैं बता रहा हूँ कि आपने ना ये देखे जो कम लोड साइज है, ये स्मार्ट मनी नहीं है, ये रिटेलर ही है ये भी रिटेलर है और ये भी रिटेलर में। लेकिन ज्यादा रिटेलर किस साइड को है, सेल की, तो मार्केट इस साइड की तरफ जाएगी, ओवरऑल स्मार्ट मनी उसकी डायरेक्शन में जाएगी। ऑलमोस्ट 80% समी, बिटवीन 77 to 80%। सर अगर विन रेशो हो तो क्या रियल, 4-5 विन रेशो, 4-5 का क्या मतलब है? जी जी अविनाश, आप साथ साथ पूछा करें ना। आप जो जो डाउट है आप बिल्कुल पूछें, जो जो जैसे टॉपिक आए आप पूछें बिल्कुल। ठीक है। एंड डोंट नो, कैसर आप यू कैन हैव अ लुक, चेक कर सकते हैं उनके वेबसाइट में। जी जी, ठीक है ना फिर तो नौफल अहमद, स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी 90% के अराउंड है, विद प्रॉपर रूल्स। हाँ जी, वॉल्यूम का क्लियर हो गया अविनाश, ठीक है जी। इसको फिर जैसे जैसे आपका डाउट हो आप लाजमी पूछें। um, सी फैजान रजा, इफ यू कैन क्रिएट अकाउंट विद आईसी, वहाँ पे तो वो बेस्ट है, नहीं तो फिर एफएक्सीएम बेहतर है, ओंडा बेहतर है, ये तीन चार जो है ना, ये अच्छे ब्रोकर हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड, जिनको मैंने खुद पर्सनली भी यूज़ किया, ओंडा तो नहीं किया, एफएक्सीएम एंड वो आईसी मार्केट तो खुद किया हुआ है, तो उनकी सर्विस अच्छे हैं। वो हम अविनाश वेट करें। अली फॉरेक्स बेसिकली ये रिटेल ट्रेडर है ना, ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर का डाटा है। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये डाटा ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर का है एयूडी कैट के अंदर। जब स्मार्ट मनी का आप डेटा देखेंगे ना, स्मार्ट मनी बाय जो करेगी, उनकी बाय इनकी बायों से, टोटल सैलों शैलों हर चीज से बहुत बड़ी होगी। उनके तो ऑर्डर्स आपको पता है, ये तो कितने हजार हैं देखें, सेलिंग के 21,545 लॉट्स हैं टोटली। उनकी तो आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। तो वो इनसे बहुत बड़ी होंगी, तो इन सब उनको रगड़ा लगा जाएंगे एक एक ट्रेड उनकी। तो ये रिटेलर का आप सिर्फ वॉल्यूम देख रहे हो इधर इस वेबसाइट पे। बात समझ आई है या नहीं? नौफल अहमद, आपको जो मैंने बताया ना वो बेहतर है। अली फॉरेक्स ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स आईसी ज्यादा बेहतर। जी अविनाश, बात करें ना, पूछें क्या क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बैठा हूँ ब्रदर।
राशिद अली, ये आउट ऑफ वो है जी। हाँ, हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस टॉपिक से रिलेटेड यार पूछें जो भी हैं। कैसर अहमद, वी हैवंट आई हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट सीओटी रिपोर्ट, बट फॉर नाउ मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट है ट्रेडिंगस्टर के नाम से, ये वाली। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के ऊपर ना सीओटी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वेल, ये सॉर्ट ऑफ वो आउट ऑफ वो है हमारा, तो इस वजह से इन डिटेल तो नहीं जा रहा, लेकिन ये वेबसाइट है, यू कैन एक्सप्लोर हियर। वेंटेज ब्रो, वेंटेज अच्छा है जी, अच्छा अच्छा अविनाश, अच्छा। ठीक हो गया। जी जी, वो हम सीखेंगे ना समी। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स मैं आपको अपनी दिखाऊंगा भी, लॉन्ग टर्म होल्ड वाली। ठीक है, बस अविनाश करेंगे, वो ज़बरदस्त है। और स्प्रेड वगैरह अच्छे हैं तो यूज़ इट। यही है आईसी मार्केट, बिल्कुल। MT4 इनका आप यूज़ करें, MT4 MT5, पहले इनकी वेबसाइट पे जाके वो अकाउंट बनाए ना, पहले तो अकाउंट बनाए इनकी वेबसाइट पे, तो फिर जाकर फिजान रजा, फिर आप डाउनलोड करें MT4 MT5 अपने लैपटॉप पे, उसमें अकाउंट इंस्टॉल करें। मोबाइल ऐप डायरेक्ट नहीं, गो टू देयर वेबसाइट, उन वहाँ पे अकाउंट बनाए, वेरिफिकेशन करवाएं, MT4 डाउनलोड करें और फिर आए। ठीक है जी। सही है जी, सब भी सही है, नवाफ अहमद, डजेंट मैटर। आप बेशक सी ट्रेडर कर रहे हो यूज, या आप वो कर रहे हो। वेल टॉक अबाउट इट अविनाश। आईसी मार्केट, फैजान रजा, यू हैव टू एक्चुअली गो टू देयर वेबसाइट आईसी मार्केट, वहाँ पे जाएं, अकाउंट अपना बनाएं, एंड देन क्रिएट, वहाँ पे ना मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करें अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। मेटा ट्रेडर 4, MT4, एंड देन लॉग इन दैट अकाउंट जो आपने बनाया उसमें। ये मोबाइल वाले सी ट्रेडर को छोड़ दें, आप इनकी वेबसाइट से करें। ठीक है। अच्छा स्प्रेड है, एक दो पिप पे। अ, चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं फिर वॉइस क्वेश्चन भी ले लूंगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा। फॉर नाउ अगर आपका है कोई क्वेश्चन तो आप टाइप कर दें, मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे वॉइस में भी ले लूंगा। ऑलराइट सैफ अली, किसी का है कोई और टॉपिक के रिलेटेड आज के मुतालिक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोना एंड इट हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ऑलराइट एवरीवन, आई थिंक दिस इज इट। um आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें, कोई बात नहीं समझ आई नेक्स्ट सेशन में दोबारा पूछ लें। um and in the next session we'll start learning about structure. All right everyone, have a really great night and I'll see you in the next one. Allah Hafiz, bye.